चलिए आज एक और टॉपिक पर डिस्कस किया जाए जो कि बहुत ही मुद्दे में रहता है और ये यूपीएससी के जीएस पेपर 3 से भी इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं। बाकी इस टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की गई है और बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो किया गया है। तो जो भी थोड़ा सा मतलब इसमें मिस्टेक होगा आप लोग बताइएगा कि और क्या इंक्लूड करना है इसमें और कैसे रिफॉर्म करना है। तो चलिए हम बेसिक से ही शुरुआत करेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या है कि डायस्पोरा। सबसे पहली बात है कि इंडियन डायस्पोरा को जानने से पहले आप डायस्पोरा के बारे में जानिए कि डायस्पोरा होता क्या है। ठीक है, तो देखिए डायस्पोरा जो शब्द है उसका जो ओरिजिनेशन हुआ वो ग्रीक टर्म से हुआ है। क्या है भाई? डायस्पोरा जो हुआ ग्रीक शब्द से इसका ओरिजिनेशन हुआ। तो ग्रीक शब्द कौन था? तो डायस्पर्सन। ठीक है, डायस्परन, डायस्पेरिन, डायस्पेरिन का मतलब होता है डिस्पर्सन। ठीक है, तो क्या समझे यहाँ पे कि ये डायस्पोरा जो है ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है ग्रीक टर्म में डायस्प्रिन। डायस्प्रिन का मतलब होता है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि डिस्पर्सन का मतलब होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग थिंग और पीपल ओवर ए वाइड एरिया। क्या होता है? द एक्शन और प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग थिंग और पीपल ओवर अ वाइड एरिया, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। चलिए आगे देखते हैं फिर कि और क्या कह रहे हैं डायस्पोरा में। कि डायस्पोरा क्या है? इट रेफर्स टू एनी वन हु इज अ सिटीजन ऑफ certain country and share a common ancestry or culture but reside beyond their native land for a variety of reason। ठीक है, कह रहा है कि किसको ये डिनोट कर रहा है? वैसे सिटीजन की बात कर रहे हैं कि जिसके एंसेस्टर तो कहीं के हैं, कहीं और के हैं, लेकिन वो अपने कंट्री से बाहर जाके रह रहा है। ठीक है, और अपना कल्चर वहाँ शेयर कर रहा है, चाहे अपने वहाँ के कल्चर को अपने शेयर कर रहा है, तो वो हो गया। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या हुआ कि इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, एक टर्म और संबंध समझ लीजिए कि ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो करेंटली लिविंग आउटसाइड इन इंडिया। ठीक है, आउटसाइड ऑफ इंडिया मतलब कहाँ रहते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत बड़े तब कुछ लोग होते हैं जो कि भारत के बाहर जाके रहते हैं टेम्पोररी और परमानेंट रूप से। ठीक है, तो वैसे लोगों को डायस्पोरा कहा जाता है। अब आइए इस डायस्पोरा में कौन कौन से शामिल हैं। ठीक है, तो इस डायस्पोरा में शामिल है जैसे एनआरआई हो गए, ओसीआई हो गए, पीआईओ हो गए। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन ओसीआई का, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में और आर्टिकल 5 से 11 तक इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सिटीजनशिप की बात कही जाती है, तो उसमें नॉन एनआरआई, ओवरसीज ऑफ इंडिया और पीआईओ के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा जानेंगे एनआरआई और ओसीआई और पीआईओ के बारे में। अब लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 2015 में ओवरसीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया और पीआईओ को जोड़ दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि जो ओसीआई अपना लाभ लेंगे वो पीआईओ भी लाभ लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं एनआरआई किसको कहा जाता है भाई, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि एनआरआई उसको कहा जाता है कि जो 6 महीने तक अपने कंट्री से बाहर किसी अन्य कंट्री में रह रहा हो, तो वहाँ का वो एनआरआई के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, या तो वहाँ के सिटीजनशिप ले लेगा या नॉन परमानेंट वहाँ पर रहेगा, तो 6 महीने तक। ठीक है, तो एनआरआई कहलाएगा। फिर आइए आगे बढ़ते हैं, ओसीआई क्या होता है। तो ओसीआई ये होता है, एक ध्यान रखिएगा कि ओसीआई और पीआईओ को मर्ज कर दिया गया, तो ओसीआई जो होगा वहीं पीआईओ को दिया जाएगा। तो ओसीआई में क्या होता है कि 1947 या आपको 26 जनवरी 1950 के से लेकर या उसके बाद कोई एंसेस्टर
किसी भी व्यक्ति के पूर्वज यहाँ जब रह रहे हों, ठीक है, चाहे वो इंडिया में रह रहे हों, तो उसके बच्चे जो होंगे इंडिया के ओसीआई के कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, वो ओसीआई कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये होता है, इसको ये कार्ड होल्डर दिया जाता है, इनको कार्ड दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ओसीआई में क्या आएंगे, इनको बनेगा, तो जब कार्ड बन जाएगा तो वो इंडिया में कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। ठीक है, उनको देखिए क्या क्या बेनिफिट है। देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ, एक चीज़ डिफरेंस है। जैसे पीआईओ में पहले क्या होता था कि पीआईओ जब आते थे, कार्ड तो होल्डर दोनों हो गए, पीआईओ जब आते थे इनको आने से पहले यहाँ पुलिस स्टेशन में, डीजी पुलिस स्टेशन में इनको अपना वो देना पड़ता था, प्रेजेंटेशन देना पड़ता था, या वहाँ पे कहना पड़ता था। तो ये पीआईओ के कैटेगरी में लोग आते हैं। लेकिन ओसीआई को मिलता था, वो अपने आप उसको जो आता था, लेकिन कोई रोक टोक नहीं, और यहाँ पे आकर अपना एजुकेशन ले सकता है, चाहे कुछ भी अपना बिजनेस स्टेबल कर सकता है, जो भी कुछ करना होगा कर सकता है। ठीक है, तो ओसीआई में ये फ्री है। तो ओसीआई मतलब एक तरीके से सिटीजनशिप ही हो गया। लेकिन आप यहाँ पे यूपीएससी जैसे एग्ज़ामों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, पॉलिटिकल क्षेत्र में पार्टिसिपेट नहीं कर, तो ये सब चीज़ है। बाकी आप एजुकेशन ले सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, अपना अपना बिजनेस स्टेबल कर सकते हैं। ये ओसीआई में आता है। तो इतना आप लोग समझ गए क्या होता है अंतर और कैसे होता है। तो इतना, इस पर एक और लेक्चर बनाया जाएगा, एनआरआई और ओसीआई पीआईओ पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मुद्दा में क्यों था भाई, मुद्दा में इसलिए था कि इंडिया जो है लार्जेस्ट डायस्पोरा है यहाँ इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इंडिया के सबसे ज़्यादा डायस्पोरा होते हैं, जो कि 31 मिलियन तक है, जो 18 मिलियन पीआईओ हैं और 13 मिलियन एनआरआई हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड भर में। अब आइए, अब देखिए इंडियन डायस्पोरा कहाँ कहाँ पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में है, पूरे विश्व में कहाँ पे है, तो यूएसए में है सबसे ज़्यादा। रिमिटेंस वहीं से आता है, $87 बिलियन के लगभग आते हैं रिमिटेंस। ये 2022 के एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ था 2.6% बढ़ा है, जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। ठीक है, और $87 बिलियन रिमिटेंस प्राप्त हुआ है इंडिया को विद द यूएसए। अब देखिए कनाडा हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ वेस्ट अफ्रीका हो गया, तो और एक गिरमिटिया कंट्री हो गया। गिरमिटिया कंट्री से क्या समझते हैं, गिरमिटिया कंट्री में कौन कौन आते हैं ये देख लीजिए आप लोग। देखिए गिरमिटिया कंट्री में फिजी आता है, मॉरिशस, जमाइका, साउथ अफ्रीका, गुयाना, सूरीनाम इत्यादि, ये सब जो कंट्री होते हैं गिरमिटिया कंट्री बोलते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे। चलिए इतना समझ गए कितना होता है, सबसे ज़्यादा मतलब कि रेमिटेंस आता है यूएसए से, और 87 बिलियन लार्जेस्ट रेसिपिएंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एक्सपेक्टेड ग्रो 2022 में 2.6% रहा, वर्ल्ड बैंक का ये रिपोर्ट है। और गिरमिटिया कंट्री ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, ये सब स्प्रेड यहाँ मिलते हैं हमारे डायस्पोरा। चलिए अब आगे आइए, देखिए एक डायस्पोरा के कैरेक्टर किया गया है लेटरिंग करने के लिए, लेटरिंग किया जाता है। तो क्या कौन से 4C का कंसेप्ट है, 4C का मतलब केयर, कनेक्ट, सेलिब्रेटेड और कंट्रीब्यूट। ठीक है, ये याद रखिएगा, लिखने के काम आ जाएंगे ये क्वेश्चन वगैरह में, जो मेंस के क्वेश्चन होंगे। तो केयर करना होगा, कनेक्ट करना होगा एक दूसरे मतलब उनसे, सेलिब्रेट भी करना होगा वो आएंगे तो, कंट्रीब्यूट भी करना, कुछ योगदान भी देना होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। आगे आइए, इंडियन डायस्पोरा पॉलिसी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, फॉर्मेशन और इवोल्यूशन, ये देखिए तो क्या होता है कि 1950 में 1915 में जवाहरलाल नेहरू के समय से ही इंडियन डायस्पोरा का
फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द डायस्पोरा कुड नॉट एक्सपेक्ट इंडिया टू फाइट फॉर देयर राइट एंड हेंस इंडियंस फॉरेन पॉलिसी इन 1950 वाज बिल्ट एज अ मॉडल ऑफ नॉन इंटरवेंशन। ठीक है, तो ये जवाहरलाल नेहरू से ही स्टार्ट हो गया था उनके राइट को लेकर कि भाई इंडिया, और माना भी गया कि इंडियन डायस्पोरा के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक मॉडल होना चाहिए, तो जो नॉन इंटरवेंशन वाला होना चाहिए, तो उनके लिए एक पॉलिसी तैयार किया जाए ताकि उनके राइट को लेके कोई राइट का हनन ना हो सके। ठीक है, तो ये 1950 से स्टार्ट हुआ। फिर राजीव गांधी के काल में ठीक है अल्टर डायस्पोरा पॉलिसी किया गया, अल्ट्रेशन किया गया इस पॉलिसी को, और उसमें क्या इंक्लूड किया गया देखिए, विच इंक्लूड इनवाइटिंग इंडियंस एब्रॉड, जो इंडियंस और एब्रॉड में विदेशों में रहते हैं उनको, फिर रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनलिटी, अपने उनके नेशनलिटी के बारे में जानकारी दी गई, टू पार्टिसिपेट इन नेशनल बिल्डिंग। ठीक है, और अपने नेशन को, राष्ट्र को उन्नति करने में भी पार्टिसिपेट करने की बात की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी में किस समय में हुआ, 2000, कब कब हुआ फॉर्मेशन, 1950, 1980 और 2000। तो इसमें एक सेपरेट मिनिस्ट्री ओवरसीज इंडियन क्रिएट किया गया, बनाया गया अटल बिहारी के गवर्नमेंट में 2000 में, और PIU कार्ड बनाया गया 2015 में। तो PIU को मर्ज कर दिया गया, उसके पहले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के कार्ड बनाए जाते थे, उनका अलग कार्ड होता था, OCI का अलग कार्ड हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब मर्ज कर दिया गया है, दोनों को एक कर दिया। फिर प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाने लगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड भी देखिए यहाँ भी आ गया, PIU का अलग, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड को अलग। फिर NRI फंड एंड वोटिंग राइट फॉर इंडियन सिटीजन एब्रॉड, उनके NRI फंड होते थे उनके राइट को, वोट के राइट को के लिए। ठीक है, जो बाहर में रहते थे इंडियन सिटीजन। चलिए इतना समझ गए फॉर्मेशन कैसे हुआ, इवॉल्व कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। फिर देखिए कुछ इसके सिग्निफिकेंस हो गए। सिग्निफिकेंस में क्या है भाई, देखिए फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़े होंगे, महात्मा गांधी ने जब स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था तो उन्होंने क्या कहा था, एक शब्द का यूज किए थे, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए, जो इंडिया के अगेंस्ट इंडियंस इन साउथ अफ्रीका में इंडियन के साथ होता था, भेदभाव होता था, वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, एक संस्थागत भेदभाव होता था वहाँ पे, तो उसको ख़त्म करने की बात की गई थी, MK गांधी जी ने कहा था ये। तो ये उस समय से चला आ रहा है, समझिए कि उसका बैकग्राउंड कहाँ से है। तो ये हो गया फ्रीडम स्ट्रगल से हो गया। फिर आगे देखिए, तो उसका महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पे। फिर कल्चरल एक्सटेंशन हो गया, जैसे हमारे सिख भाई लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं कनाडा, UK और कुछ कंट्रियों में सबसे ज़्यादा उनको मतलब कि उनका मतलब पॉपुलेशन है, तो लार्जेस्ट माइग्रेंट में वो आते हैं लोग। ठीक है, तो उनका कल्चरल एक्सटेंशन हो रहा है भाई, प्रसार हो रहा है, सिखिज़म की बढ़ोतरी हो रही है, हिंदुज़म की बढ़ोतरी हो रही है वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ा, तो उसको कंजर्व करने के लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए ना, तो डायस्पोरा पॉलिसी के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि भाई वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनके राइट को कौन वहाँ पे भाई सुरक्षित करेगा। और अपने आप से कोई वहाँ पे रह रहा हो, सभी लोग तो वहाँ पलायन नहीं कर जाते हैं, कुछ उनके एंसेस्टर यहाँ पर रह जाते हैं, तो उनसे कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो बनी रहती है तो क्या होगा, कनेक्शन बनने से बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे, कल्चरल इम्पैक्ट पड़ेंगे, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें होता है। चलिए आगे बढ़े, टेक्नोलॉजिकल ग्रेजुएट में क्या आता है भाई, कि बहुत बड़े बड़े इंजीनियर जो होते हैं, मैनेजमेंट जो होते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, वो हाई वैल्यू जॉब के लिए मेजरली मतलब सबसे ज़्यादा वो जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ, जैसे USA और यूरोप। तो उनके लिए भी कुछ पॉलिसियाँ होनी चाहिए। तो लिंक क्या होता है, अब पढ़ लीजिए, दे आर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ग्रेजुएट हु आर इन हाई वैल्यू जॉब मेजरली located in but not limited to the western countries like USA and Europe। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता है। फिर मैनुअल लेबर की बात की जाती है, तो मैनुअल लेबर में लोअर स्किल्ड पॉपुलेशन है,
जो हायर्ड क्या करता है, मेजरली इन अरब और वेस्ट एशियन कंट्री में जाते हैं। कतर हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, तो उनके राइट को भी भाई होना चाहिए, मतलब कि ये सिक्योर करना चाहिए। तो डायस्पोरा पॉलिसी के साथ ही होगा। चलिए अब क्या रेमिटेंस देख लीजिए। रेमिटेंस होता है, तो रेमिटेंस इंडिया रिसीव करता है $87 बिलियन 2021 का, यूएसएस से सबसे ज़्यादा 3.2% ऑफ इंडियन जीडीपी। ये क्या है, इंडिया के जीडीपी का 3.2% है, 3.2% है रिसिपेंट प्राप्त होता है। सोचिए कितना बड़ा धन आता है यहाँ पे प्रेषित होता है, तो उनको इग्नोर किया ही नहीं जा सकता है। क्योंकि वही मैं बोला कि कोई भी अगर बाहर में जा रहा है, चाहे एनआरआई हो, चाहे ओसीआई हो, चाहे पीआई हो, तो अपने देश के अंदर उनके कुछ लोग रहेंगे तो वो धन भेजेंगे ही, तो वो रिमिटेंस हो गया। ठीक है, तो वो लोग भेजेंगे, कितना भेजते हैं भाई, तो 3.2% ऑफ द इंडियन जीडीपी, और $87 बिलियन के लगभग रेमिटेंस आता है इंडिया में। चलिए एजेंट क्या है चेंज करने का, उनका परिवर्तन का, फैसिलिटेटिंग और इन्हेंसिंग इन्वेस्टमेंट। क्या करिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए फैसिलिटी प्रदान करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें, एक्सेलरेट करें, बढ़ाएं उसको। फिर बूस्ट इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड और टूरिज्म को बूस्ट कीजिए, ये होता है एजेंट चेंज करेंगे, ये चेंज करने के एजेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, सब बहुत आसानी से ही मतलब इसमें ऐड किया गया है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा अभी शहर जो है बेंगलुरु है, आईटी सेक्टर का हब है, गुरुग्राम है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है, आईटी हब है, दैट है जो कि ठीक है। तो उनको मतलब कि क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बेंगलुरु, गुरुग्राम, हैदराबाद एज थ्राइविंग आईटी हब्स, ठीक, दैट नॉट ओनली हाउसेस एमएनसी बट आल्सो मल्टीपल इंडियन स्टार्टअप, बहुत सारे स्टार्टअप भी होते हैं, हाउस कॉरपोरेशन भी बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी भी होती है, एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, तो आईटी हब्स दैट नॉट ओनली, केवल हाउसेज और मल्टीनेशनल कंपनी नहीं बल्कि छोटे छोटे स्टार्टअप भी हैं, मल्टीपल इंडियन स्टार्टअप भी हैं। चलिए आगे बढ़िए, तो उसको भी सिक्योर, ये क्या होगा, पॉलिसी इससे बनाना पड़ेगा, तो ये भी चीज़ें हो गई। चलिए आगे आइए, इन्हेंसिंग इंडियाज़ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्या करना है भाई कि इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म को इन्हेंस करना, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या है, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर एंड मिनिस्ट्रियल एंड डिप्लोमेटिक लेवल लॉबिंग, इंडिया कैन लेवरेज इट्स डायस्पोरा टू इन्फ्लुएंस वेरियस स्टेट। ठीक, कैसे, पॉलिटिकल प्रेशर से, मिनिस्ट्रियल बैठक से, डिप्लोमेटिक से मतलब कि राजनयिक तरीके से, और मिनिस्ट्रियल तरीके से, और पॉलिटिकल प्रेशर के तरीके से इसको क्या करना है, लिवरेज प्रदान करना है, किसको, कि डायस्पोरा के इन्फ्लुएंस को वेरियस स्टेट में। ठीक है, उसके प्रभाव को। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए डायस्पोरा पॉलिसी में क्या कहता है, लॉबिंग फॉर द यूएसए इंडिया सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट बिल 2018 एंड देयर रिमिटेंस इनफ्लो। ये क्या था एग्जाम्पल, यूएसए इंडिया सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट बिल हुआ था 2008 में, तो इसको इन्फ्लो करिए, बढ़ाइए। फिर रिसेंट में मोदी जी ने हॉस्टन में, उसके टाउन हॉस्टन है, तो वहाँ पे बोले थे कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट फॉर डायस्पोरा। तो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट डायस्पोरा को कंटिन्यू करने के लिए वो बात करने की बात की थी, रिसेंट में ही मोदी जी बोले थे। ठीक है, फिर आइए कुछ इनिशिएटिव हैं डायस्पोरा से संबंधित जो हमारे गवर्नमेंट द्वारा दी गई हैं। तो देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस, वंदे भारत मिशन, स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, स्वदेश बोलते हैं, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल, एजुकेशन, शिक्षा के लिए, वोटिंग राइट, उनके वोटिंग राइट की बात की गई है। फिर आ गई है
नो इंडियन प्रोग्राम, ठीक है। मिनिमम रेफरल, इज़ द पासपोर्ट फैसिलिटी की बात की गई है। फिर मर्जर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मर्ज कर दिया गया किसको, ओवरसीज OCI अफेयर को, मिनिस्ट्री को, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को। फिर प्रवासी कौशल विकास योजना है, प्रमोशन ऑफ कल्चरल टाइज विद द डायस्पोरा है, फिर प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना है, और प्रवासी भारतीय बीमा योजना है, मतलब इंश्योरेंस की भी बात की गई है, ठीक है। तीर्थ की भी बात की गई है। चलिए आगे बढ़िए। चैलेंज क्या है, फेस चैलेंज क्या करते हैं हमारे डायस्पोरा जो है, इंडियन डायस्पोरा, क्या रेसिज्म की बात की जाती है, भेदभाव होता है, ठीक है। रेस मूल, ठीक है, कि हम गोरे हैं काले हैं, ये वाली बात हुई। कम्युनलिज्म की बात की जाती है, थोड़ा कम्युनलिज्म भी होता है वहाँ पे, सांप्रदायिकता, ठीक है। फिर और क्या भाई, अल्ट्रा नेशनलिस्ट की बात की जाए, गवर्नमेंट जो आ जाती है फिर वहाँ पे, फिर उनको भगाने की बात, उनको दिक्कतें आने लगती है, बोलते हैं भाग जो, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी फिलहाल में मुद्दे में थे कि इंडियन स्टूडेंट को भगाया जाने लगा था, वहाँ से बोला गया था कि आप इंटरफेरेंस न करें। इस बात पे अल्ट्रा नेशनलिस्ट गो अप्रोच की बात की जाती थी है। चलिए फिर इंक्रीजिंग एंटी ग्लोबलाइजेशन, जैसे वीज़ा रूल, बहुत सारे कंट्री को वीज़ा रूल, जैसे USA, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, क्या है, एंटी ग्लोबलाइजेशन है ये बढ़ रहा है मामला। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में उसके विपरीत में जाइएगा तो क्या होगा, एक दूसरे से कनेक्टिविटी कट जाएगी, तो हम क्या होंगे, डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। फिर चाहे वो कल्चरल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे आपको पॉलिटिकल हो, चाहे आपको किसी भी दृष्टिकोण से। चलिए और देखिए और क्या होता है। सेक्टेरियन क्राइसिस मतलब सांप्रदायिकता वाली, ठीक है। हर जगह होता है सांप्रदायिकता, भेदभाव होने लगता है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू ईसाई, मुस्लिम ईसाई, ठीक है। ये वाली अपने आप को बड़ा समझना, अपने धर्म को प्राथमिकता प्रदान करना, उसको बढ़ाना, ठीक है, एक दूसरे धर्म से को छोटा मानना, इस टाइप के बात क्राइसिस। तो उसमें क्या होगा, उसमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी। समस्याएं क्या आएंगी, दंगा फसाद होने लगेगा, क्राइसिस आ जाएगी, लोग एक दूसरे के देश से भगाने जाने लगेंगे, तो ये दिक्कतें आने लगेंगी। फिर इंक्रीजिंग टेररिस्ट एक्टिविटी भी बढ़ेगा, तो उसको कम करना पड़ेगा। एंड वार इन द मिडिल ईस्ट कंट्रीज लीव डायस्पोरा वल्नरेबल टू अटैक, जहाँ भी अगर डायस्पोरा रहते हैं, जहाँ भी लोग रहते हैं दूसरे देशों में, ठीक है, इंडियन ओवरसीज हो, चाहे PIO हो, चाहे NRI हो, तो वहाँ पे जब कंट्रीज़ के बीच में झगड़ा होता है, गृह युद्ध होता है, या तो वहाँ पे टारगेट किसको किया जाता है, वहाँ के वल्नरेबल ग्रुप को। तो वल्नरेबल ग्रुप में कौन आएंगे भाई, हम दूसरे देश में जाके रहेंगे तो हम ही आएंगे ना, वहाँ पे कुछ लोग, हम लोग, वहाँ के लोग हम पे भारी पड़ जाएंगे, तो अटैक वगैरह करने लगते हैं, तो उस स्थिति में हम संवेदनशील हो जाते हैं, ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप में आ जाते हैं, तो वहीं डायस्पोरा बात की जाती है। उनको बल दिया जाने लगता है, वो हमारे कंट्री छोड़कर जाओ, ठीक है। तो यही सब होता है, तो ये मामला नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए ये चैलेंज है, चुनौतियाँ हैं। सपोर्ट ऑफ द डायस्पोरा इज नीदर ऑटोमेटिक नॉर कंटिन्यूअस, देयर इंटरेस्ट नीड टू बी इंडियन प्रायोरिटीज, ठीक है। तो इनको सपोर्ट करना पड़ेगा डायस्पोरा को, ये नीदर ऑटोमेटिक नॉर कंटिन्यूअस, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ठीक है। इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट के द्वारा, और प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, इंडियन प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि हाँ भाई वहाँ ऐसी कुछ असुविधाएं न आए, इनको कोई दिक्कतें ना आए, डायस्पोरा को दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो, ठीक है। तो कैसे होगा, ये इंटरनेशनल रिलेशन से संभलेगा कि हमारा रिश्ता वो दूसरे देश के साथ कैसे होंगे, फॉरेन पॉलिसी कैसी है हमारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए एक ये है टॉपिक, इंडियन शुड बी केयरफुल अबाउट नॉट क्रॉसिंग सम रेड लाइन्स,
जैसे कि हाँ कुछ चीज़ें होती हैं कि हम लोगों में दिक्कत है। अब मान लीजिए कि हम किसी के यहाँ मेहमान बन के गए हैं या कहीं वहाँ रह रहे हैं दूसरे कंट्री में, चाहे वहाँ हम परमानेंट क्यों नहीं सेट हो जाए, लेकिन हम तो रहेंगे अपने कहलाएंगे देश मतलब कि इंडियन ही। तो इंडियन में क्या है, किसी कंट्री में, इंडियन में ही नहीं किसी और भी कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे कंट्री में जाकर वहाँ पर कुछ अपने जो ऐसे कदम उठा लेते हैं कि जो कि नहीं करना चाहिए। तो आप वहाँ के कल्चर से वाकिफ़ नहीं हैं और जाकर वहाँ पे आप दखलंदाजी देने लगिएगा, इन्वॉल्वमेंट आपका ज़्यादा इंटरवेंशन करने लगिएगा, तो लोगों को बुरा लगेगा कि भाई देखिए हाँ ये हम वहाँ से आके यहाँ पे हम पे शासन चला रहे हैं, हम पे हुकूमत कर रहा है। तो ये क्या ठेस पहुँचता है, ये ठेस पहुँच जाए तो क्या होगा उससे। तो ये होना चाहिए कि आप क्रॉस ना करिए। हमारे यहाँ ही कोई आके हम पे अगर हुक्म करेगा तो हमको भी बुरा लगेगा। तो आप एक रेड लाइन में रहिए, आप उस रेड लाइन से नीचे ही रहिए, क्रॉस ना करिए। तो द डायस्पोरा इनटू एक्टिव इंटरवेंशन इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, तो वहाँ के पॉलिटिक्स में जो कंट्री है होस्ट कंट्री में जा रहे हैं तो उसके पॉलिटिक्स में भी आप इंटरवेंशन ना करिए, एक्टिव इंटरवेंशन ना करिए, नॉर्मल रहिए। ठीक है, आप अपना जिसके लिए गए हैं व्यवसाय करिए, व्यवसाय करने गए हैं तो बाकी अपने राइट के सुरक्षित करना आपको काम है। तो राइट कैसे सुरक्षित है, जब आप उसके राइट को क्या हनन नहीं करेंगे, उसके रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, इंटरवेंशन नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे किसी मामले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायस्पोरा एज अ थ्रेट क्यों है भाई, डायस्पोरा जो थ्रेट के रूप में क्यों समझा जाता है, क्यों किसी दूसरे कंट्री के लिए वो थ्रेट समझा जाता है। देखिए, प्रॉब्लम विद द नेगेटिव कंपेनिंग एंड फॉरेन फंडिंग कमिंग फ्रॉम एब्रॉड, जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट है लाइक खालिस्तान मूवमेंट। क्या होता है कि डायस्पोरा को थ्रेट इसलिए समझा जाता है, मान लीजिए कि सपोज दैट मान लीजिए कोई जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में क्या होता है, वहाँ के लोगों के बीच में तनाव क्यों है, क्योंकि वहाँ के सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, कुछ सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स पार्टियाँ हैं जो कि क्या करती हैं, वहाँ पे भड़काते रहती हैं एक दूसरे को। ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान में सेपरेटिस्ट पार्टिस्ट हो, चाहे इंडिया की सेपरेटिस्ट पार्टी हो। तो ये सेपरेटिज्म की बात की जाए तो ये नहीं हो, ये प्रॉब्लम है, नेगेटिव प्रॉब्लम है ये। और क्या करते हैं उसको, और भड़काने के लिए वो फंडिंग भी करते हैं। तो ये इसको समझिए, ये तो राज्य स्तर पे हो गया हम लोग का, लेकिन ये देश स्तर पे भी होता है। कई देश, अब मान लीजिए कि अलकायदा हो गया, चाहे कोई भी जैसे मोहम्मद हो गया, कोई भी कंट्री है, मतलब कोई भी टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, वो मान लीजिए कि डायस्पोरा बन के किसी कारण बस आ गए यहाँ पे, और वो बाद में पता चला कि वो संलिप्त है किसमें, टेररिज्म में। तो टेररिज्म क्या है भाई, टेररिज्म क्या है, एक ग्रुप है, टेररिस्ट एक ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वो फंडिंग भी करते हैं वो कंट्री, तो वहाँ पे जाके वो उसके सेंटिमेंट से खेलते हैं। अब टेररिज्म तो एक बहुत बड़ी मुद्दा होगी, लेकिन नॉर्मल चीज़ स्तर पे देखिएगा तो छोटी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, छोटे छोटे बड़ी बड़ी कंट्री जो होती हैं वो क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए वहाँ सोचते हैं कि वहाँ पे लोग बटे रहें, तो वहाँ पे सेपरेटिस्ट माहौल तैयार कर देते हैं। तो वही चीज़ें हैं, सेपरेटिज्म का कंसेप्ट अपनाते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, ग्रुप होता है तो उसको फंड भी करते हैं कि अरे तुम भड़काओ, वहाँ के पॉलिटिकल क्षेत्र में इंटरवेंशन करते रहो, ताकि वो गवर्नमेंट क्या हो, इनस्टेबल हो। ठीक, स्टेबिलिटी गवर्नमेंट में ना हो पाए। तो ये जैसे खालिस्तानी मूवमेंट अलग इंडिया की मांग करता है, अलग पाकिस्तान की मांग करता है हमेशा, तो वो क्या है, सेपरेटिस्ट है। चलिए आगे बढ़िए, उनको फंड प्राप्त होता है, बड़े बड़े विदेशों से फंड प्राप्त होता है कि आप ऐसे ही जूझे रहिए, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में क्या होता है, जॉब कट किया जाता है, सिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट होता है, रेडिकल इस्लामिज़म की बात की जाती है। ठीक है, अतिवादी इस्लाम जो होता है कि हम ही बड़े हैं, हमारा धर्म बड़ा है, सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट वेस्ट एशिया में। फिर फियर्स कंपटीशन फ्रॉम स्किल्ड लेबर फ्रॉम फिलीपींस एंड चीप लेबर फ्रॉम नेपाल। स्किल्ड लेबर जो होते हैं और क्या एक
फियर्स कंपटीशन बना हुआ है, ठीक है, एक डर वाला कंपटीशन बना हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि मान लीजिए अगर स्किल्ड लेबर होगा तो चीप लेबर जो नेपाल से जाते हैं उसको तो भाई हस्तक्षेप वो करिए देंगे ना, हटेंगे, रिमूव कर देंगे। कोई भी खोजेगा तो स्किल्ड लेबर ही खोजेगा। तो ये चीप लेबर पे क्या हो गया, यानी कि वो कमा नहीं पाएंगे तो खाएंगे क्या फिर एक मोमेंट काफिला लेबर सिस्टम एक्सप्लॉयटेटिव। काफिला लेबर सिस्टम में क्या होता है, एक्सप्लॉयट किया जाता है, लेबरों का शोषण किया जाता है। ये चीज़ मूवमेंट हो गई, वेस्ट एशिया में होता है, ठीक है। तो ये इस पे ध्यान दीजिएगा। आगे आइए। अब यूएसए कनाडा में क्यों क्या होते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे वीज़ा पॉलिसी को लेके अपने हमें हेनली पासपोर्ट की बात की जाती है, H1B वीज़ा की बात की जाती है। तो इसमें क्या है, रिजिडिटी होती है, ठीक है। सुने होंगे कि कोविड में कई कंट्री हुए कि ब्रेक लगा दिए थे, वीज़ा नहीं मिल पा रही थी, दूसरे कंट्री में बैन कर दिया गया था। तो ये H1 वीज़ा अलग चीज़ है, हेनले वाला अलग चीज़ है। तो इसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। तो ये वाले मुद्दे भी हैं H1 वीज़ा के। फिर आइए, अब क्या होना, आगे की राह क्या होनी चाहिए वे फॉरवर्ड में। तो देखिए, एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ओवरसी ब्लू कलर वर्कर। ब्लू कलर वर्कर जो होते हैं उनको एड्रेस कर। तो ब्लू कलर वर्कर में कौन आएंगे भाई, तो ब्लू कलर वर्कर में आएंगे जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, मशीन ऑपरेटर हो गए, मिल राइट हो गए, असेंबलर हो गए और ट्रक ड्राइवर हो गए, ब्लू कलर वर्कर में आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, नेगोशिएटिंग अ स्टैंडर्ड लेबर एक्सपोर्ट एग्रीमेंट विद द होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री के साथ हमारा एक नेगोशिएटिव वार्ता हो जो कि एक स्टैंडर्ड लेबर एक्सपोर्ट एग्रीमेंट बने। एक लेबर एक्सपोर्ट एग्रीमेंट के तहत जब वो करेंगे, हम बातचीत करेंगे तो हमारे लिए क्या होगी, सहूलियत होगा काम करने के लिए किसी भी लेबर को, फिट है। कौन लेबर, डायस्पोरा वाले लेबर होंगे, चाहे कोई भी होगा। फिर कंपलसरी इंश्योरेंस स्कीम भी कम, क्योंकि रिस्क फेस्ट ओवरसीज वर्कर जो हैं वहाँ पे जाकर जोखिम उठाते हैं, तो उनके लिए एक इंश्योरेंस का भी प्रावधान हो, प्रोविज़न हो। फिर प्रमोट टूरिज़्म को भी प्रमोट करना पड़ेगा भाई। इंडियन वुमेन मैरिड टू NRI पीपल ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ये देख लीजिए। अगर किसी का शादी होता है तो प्रमोट क्या होता है, वो टूरिज़्म को प्रमोट करेगा। तो प्रमोट टूरिज़्म करिए, वो घूमेगा कहीं, आएगा भाई यहाँ पे, तो वो जाएगा वहाँ अपने कंट्री, दूसरे कंट्री के साथ। अगर मान लीजिए कि इंडियन डायस्पोरा है, गया अमेरिका में, वहाँ शादी किया, तो आएगी जब वो यहाँ पे तो क्या करेगा, घूमेगी तो, और वहाँ जाएगी तो फिर टूरिज़्म को प्रमोट होगा ना भाई। वैसे भी होगा, किसी भी माध्यम से होना चाहिए। तो टूरिज़्म से बहुत सारा हमारे यहाँ रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए। फिर देखिए, कम्युनिकेटिंग विद डायस्पोरा, अवेयरनेस जनरेशन होना चाहिए, अवेयरनेस भी होनी चाहिए, ठीक है। फिर टू इंश्योर दैट डायस्पोरा मेंबर फील वेलकम्ड ऑफ देयर अराइवल इन इंडिया। अब डायस्पोरा मेंबर अगर आ रहे हैं तो उनको ऐसा फील होना चाहिए कि हमारा स्वागत किया जा रहा है इंडिया में, इंडिया हम में कोई दिक्कत नहीं, हम आते हैं तो उसी खुशी से आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, फील वेलकम्ड ऑन देयर अराइवल इन इंडिया, समझ गए। उनको गर्व हो कि हाँ भाई हम अपने देश आ रहे हैं तो हमको वेलकम किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए, फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द इंडियन डायस्पोरा कुड बी कंस्टिट्यूट। एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी हो, गठित किया जाए, जो इंडियन डायस्पोरा के बारे में मतलब कि कुछ करे, जो परेशानियाँ हो तो उसको समझे, तो वो भी हो। तो हुआ है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हुआ है, तो उसको गठित किया गया है। इसमें बहुत सारे चीज़ सिक्योर करने की बात की गई, सिक्योरिटी बात की गई, इकोनॉमिक की बात की गई, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात की गई, फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात की गई, पॉलिटिकल राइट की बात की गई, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एम टू
ट्रांसलेट पार्टनरशिप टू बेनिफिट फॉर अ की प्रोजेक्ट, जैसे स्वच्छ भारत, क्लीन गंगा, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ठीक है, स्किल इंडिया। तो ये डायस्पोरा हैज़ प्लांटी टू स्कोप ए कंट्रीब्यूट, समझ गए। तो क्या कह रहा है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक एम होना चाहिए, एक उनको टारगेट फिक्स कर लेना चाहिए। पार्टनरशिप जो हैं आ रहे हैं, जो पार्टनरशिप में टू बेनिफिट फॉर की प्रोजेक्ट, ठीक है। तो प्रोजेक्ट करने के लिए जब आ रहे हैं यहाँ पे पार्टनरशिप में, तो ये क्या करना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए कि स्वच्छ भारत हो गया, क्लीन गंगा मूवमेंट, मेक इन इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, स्किल्ड इंडिया हो गया। तो इसमें क्या होना चाहिए, डायस्पोरा हैज़ प्लेंटी ऑफ अ स्कोप टू कंट्रीब्यूट, उनको कंट्रीब्यूट करने की बात कीजिए, मतलब कि प्लेंटी। अगर आप क्लीन गंगा मूवमेंट हो रहा है, अब आके ब्रेक करेंगे तो वहाँ भी प्लेंटी देना पड़ेगा भाई, तो वहाँ कंट्रीब्यूशन की बात की गई है। तो यही है, आज के लिए इतना ही। और एक बार आप लोग स्लाइड करके देख लीजिए ये क्या कहना और क्या इसमें है, ठीक है। वे फॉरवर्ड में और भी कुछ अगर ज्वाइन करना होगा, अगर इंक्लूड करना होगा तो बताइएगा। चलिए देख लीजिए। और PIO और OCI का मतलब समझ में आ गया होगा, लेकिन उस पर एक और टॉपिक उसके पूरे मतलब अच्छे से डिस्क्राइब करके एक वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना है, चलिए।